दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय इतिहास के अंतर्गत आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जिसमें हम ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव तथा 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी, लोअर पीसीएस, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं जैसे पेट परीक्षा, जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल भर्ती के साथ साथ टीजीटी पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ इतिहास विषय के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में एनसीईआरटी आधारित भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 15। दोस्तों, सबसे पहले ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था, आपको बताना है। ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड डफरिन। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 को अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी, जिसको कि जमींदारी बंदोबस्त कहा जाता है, इस व्यवस्था को लागू किया था। तो याद रखिएगा, इस्तमरारी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त जिसको कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे 1793 में लागू किया। इसके अंतर्गत जमींदार को भूमि का स्वामी माना गया और इसमें जमींदार अपने क्षेत्रों से भू राजस्व की वसूली का 1/11वां भाग अपने पास रखता था और शेष 10/11वां भाग कंपनी के पास जमा करता था। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 19% क्षेत्र आता था और ये व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई थी। तो याद रखिएगा, इस्तमरारी बंदोबस्त या अस्थाई बंदोबस्त, जिसे जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? ऑप्शन है अस्थाई बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है सर टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे। दोस्तों, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता सर टॉमस मुनरो और कर्नल रीड को माना जाता है और इस व्यवस्था में भूमि पर खेती करने वाला भूमि का स्वामी होता था, जो सरकार को भूमि कर देने के लिए उत्तरदायी था। सबसे पहले कर्नल रीड ने 1792 में मद्रास के 12 महल क्षेत्र में इसे लागू किया और भू राजस्व संबंधी आरंभिक प्रयोगों के बाद 1820 में इसे मद्रास, बम्बई और असम के अधिकांश भागों में लागू किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था में ब्रिटिश भारत का बहुत बड़ा हिस्सा यानी 51% क्षेत्र शामिल था। तो याद रखिएगा, सर टॉमस मुनरो और कर्नल रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो है प्रारंभ किया था और रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि पर खेती करने वाला भूमि का स्वामी यानी किसान जो होता था, वो भूमि का स्वामी और सरकार को कर देने के लिए उत्तरदायी था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महालवाड़ी व्यवस्था को किस क्षेत्र में लागू किया गया था, आपको बताना है। पंजाब, महाराष्ट्र, मद्रास एवं असम या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंजाब में। दोस्तों, महालवाड़ी व्यवस्था का सूत्रपात हाल्ट मैकेंजी द्वारा 1819 में किया गया था। इस व्यवस्था में भूमि कर की इकाई कृषक का खेत नहीं अपितु ग्राम अथवा महाल होता था। ग्राम के लोग सम्मिलित रूप से भूमि कर देने के लिए उत्तरदायी होते थे। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब आदि क्षेत्र शामिल थे। और दोस्तों, महालवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्रों पर लागू थी। 1833 में मार्टिन बर्ड द्वारा पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों और पंजियों यानी रजिस्टर का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों, महालवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब आदि क्षेत्रों में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के निष्कासन सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, आर सी दत्त,
एमजी राणा डे या सर सैयद अहमद खान? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खान। दोस्तों, सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान थे। उनका मानना था कि अंग्रेजों के सहयोग से भारत में मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी। इसलिए वे दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत, जिसको कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी कहा जाता है, उसमें विश्वास नहीं करते थे। सर सैयद अहमद खान ने दोस्तों 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया। तो याद रखिएगा, सर सैयद अहमद खान दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो आप जानते भी हैं, इस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी भारत की गरीबी के लिए ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को उत्तरदायी मानते थे। भारतीय धन के बहिर्गमन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था। दोस्तों, बाद में दादा भाई नौरोजी ने अपने कुछ निबंधात्मक लेखों जैसे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, इनके द्वारा धन के निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या की थी। तो याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है। दादा भाई नौरोजी उदारवादी कांग्रेसी थे और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? वर्ष है 1835, 1837, 1839 या 1841 में। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1839 यानी 1839 में। दोस्तों, 1833 के चार्टर अधिनियम इंग्लैंड में हुए औद्योगिक क्रांति का परिणाम था और इस अधिनियम के द्वारा चाय और चीन के साथ व्यापार करने का कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। भारत में सबसे पहले चाय बागान 1835 में लगाया गया था और यहाँ पर उत्पादित चाय जो है दोस्तों लंदन भेजा गया। जब कंपनी का चाय उत्पादन का प्रयोग सफल रहा, तब कंपनी ने अपने चाय बागान का आवंटन व्यक्तिगत कंपनियों को कर दिया और इन कंपनियों में सबसे पहले कंपनी असम चाय कंपनी थी, जिसकी स्थापना 1839 में की गई थी। तो याद रखिएगा, वर्ष 1839 में सबसे पहले असम चाय कंपनी की स्थापना की गई थी। अब आइए देखते हैं 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं को और उनसे संबंधित प्रश्नों को। देखिए दोस्तों, देखिए प्रश्न है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन थी? ऑप्शन है आपके, कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व करना, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना या झांसी की रानी का विद्रोह करना। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। दोस्तों देखिए, जो ऑप्शन हैं उनके आधार पर सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की पहली घटना थी और 10 मई 1857 को मेरठ के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह करके अपने साथियों के साथ दिल्ली की ओर प्रस्थान किया था। 11 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार करके विद्रोहियों ने मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया था और इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की पहली घटना थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? ऑप्शन है बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, बैरकपुर। दोस्तों 29 मार्च 1857 को 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार करते हुए विद्रोह कर दिया और उच्च अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूरोन की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को एक सैन्य अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई और मंगल पांडे तत्कालीन गाजीपुर, जो कि वर्तमान बलिया जिला है, वहां के रहने वाले थे। तो याद रखिएगा, मंगल पांडे बैरकपुर के छावनी के विद्रोह से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो सही उत्तर आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी सही उत्तर है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग, जिसका कि शासनकाल 1856 से 1862 रहा, और लॉर्ड कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट द्वारा बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की। 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसी के कार्यकाल में पारित हुआ, और कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। तो याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था, और बाद में 1857 की क्रांति के बाद जब जो है भारत का शासन या ब्रिटिश भारत का शासन क्राउन के हाथों में चला गया, तो ये पहला वायसराय बना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए सूची के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें दिया गया है सूची 1 में स्थानों के नाम और सूची 2 में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ताओं के नामों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व देखिए किसने किया था, तो अजीमुल्ला खान ने, और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने। तो देखिए ये सही मिलान हो जाएगा 4, 3, 2 और 1, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों थोड़ा सा विस्तार में अगर जो देखिए तो झांसी में जो है 1857 का विद्रोह रानी लक्ष्मीबाई ने किया, और इस विद्रोह का दमन जनरल ह्यूरोज ने किया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र विरजिस कादिर के नेतृत्व में यहाँ पर जो है विद्रोह का नेतृत्व किया। कर्नल कैंपबेल ने विद्रोह का दमन लखनऊ में किया था। कानपुर में अजीमुल्ला खान ने विद्रोह का नेतृत्व किया, और कॉलिन कैंपबेल ने यहाँ पर भी जो है विद्रोह का दमन किया। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने नेतृत्व किया विद्रोह का, और कर्नल नील ने फैजाबाद में विद्रोह का दमन किया था। अगला प्रश्न है देखिए, व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किससे संबंधित है। तो आप जानते हैं व्यपगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है, जिसको कि राज्य हड़प नीति भी कहा जाता है। राज्य हड़प नीति या व्यपगत का सिद्धांत दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था, और इस नीति के अनुसार अंग्रेजों की अनुमति के बिना कोई भी भारतीय रजवाड़ा अपना उत्तराधिकारी गोद नहीं ले सकता था। सहमत प्राप्त न होने की स्थिति में उसे ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया जाता था, और व्यपगत सिद्धांत के अनुसार विलय किए गए जो राज्यों का क्रम है, देखिए सबसे पहले 1848 में सतारा, 1849 में जैतपुर, 1853 में झांसी और 1854 में नागपुर था। तो याद रखिएगा व्यपगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन सा था, आपको बताना है। तो ऑप्शन है रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर या जगदीशपुर। तो सही उत्तर ऑप्शन डी जगदीशपुर। दोस्तों 1857 के विद्रोह में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 के मध्य जगदीशपुर जो आरा जिला बिहार में विद्रोह का प्रमुख केंद्र था, और जगदीशपुर में जमींदार कुंवर सिंह ने वृद्धावस्था में विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने विद्रोह का पताका रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा तथा लखनऊ तक फहराया था, और कुंवर सिंह को बिहार का शेर भी कहा जाता है। ये छापामार युद्ध में कुशल थे, और इस विद्रोह को विलियम टेलर और मेजर विंसेंट ने समाप्त किया था। तो याद रखिएगा 1857 की क्रांति में बिहार में जगदीशपुर विद्रोह का प्रमुख केंद्र था, जिसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, आपको बताना है। सही उत्तर है ऑप्शन ए खान बहादुर खान। दोस्तों खान बहादुर खान ने बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया और स्वयं को नवाब घोषित किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने खान बहादुर को वायसराय के पद पर नियुक्त किया था, और बरेली में कैंपबेल ने विद्रोह का दमन किया था। इन्हें 24 फरवरी 1860 को नगर छावनी कोतवाली में फांसी दी गई थी। तो याद रखिएगा 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोह का नेतृत्व किया था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन है आरसी मजूमदार, ताराचंद्र, वीडी सावरकर या एसएन सेन। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, एसएन सेन। दोस्तों, भारत सरकार ने 1956 में सुरेंद्र नाथ सेन को सन 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास को लिखने का दायित्व सौंपा और इस संदर्भ में लिखी गई उनकी पुस्तक है 1857। एसएन सेन के अनुसार 1857 का विद्रोह धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ, लेकिन इसका समापन स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था। तो याद रखिएगा, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार एसएन सेन थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन है आपके मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इंदाउल्लाह, मौलाना फजले हक खैराबादी या नवाब लियाकत अली। तो सही उत्तर है मौलवी अहमदुल्ला शाह। दोस्तों, फैजाबाद उत्तर प्रदेश में 1857 को विद्रोह को मौलवी अहमदुल्ला शाह ने नेतृत्व प्रदान किया था और अहमदुल्ला शाह के विषय में अंग्रेजों ने कहा कि वे अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प और विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं। अहमदुल्ला की गतिविधियों से अंग्रेज इतने चिंतित थे कि उन्होंने इन्हें पकड़ने के लिए, दोस्तों देखिए, इन्हें पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। तो याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, जिन्होंने फैजाबाद में क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, लाहौर या लखनऊ। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, आगरा। दोस्तों, 27 दिसंबर 1796 को आगरा में उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म हुआ। मिर्जा गालिब 1857 के विद्रोह के प्रत्यक्षदर्शियों में से एक थे। इनको उर्दू भाषा का सर्वाधिक सर्वकालिक महान शायर माना जाता है और फारसी कविता के प्रवाह को हिंदुस्तानी भाषा में लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी इनको ही जाता है। 15 फरवरी 1869 को मिर्जा गालिब की दिल्ली में मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिएगा, प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास आगरा में था। और दोस्तों, ये यूपी स्पेशल के लिए भी ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें महान व्यक्तित्वों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जो यूपी से संबंधित होते हैं। तो याद रखिएगा, मिर्जा गालिब का मूल निवास आगरा में था और उनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो सही उत्तर है 1 नवंबर 1858। दोस्तों, 1857 का विद्रोह असफल हो गया। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज ने 1 नवंबर 1858 को कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार अपने नियंत्रण में लेने की घोषणा की और इस उद्घोषणा को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में आयोजित दरबार में पढ़ा और इस घोषणा के द्वारा भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। तो दोस्तों, एक प्रश्न ये बनता है कि 1857 के विद्रोह के बाद सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या हुआ था? तो ये था कि भारत में जो कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, उसको समाप्त करके भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था 1857 की क्रांति के उपरांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति के नेता थे? तो उत्तर है दीवान मनीराम दत्त। दोस्तों, दीवान मनीराम दत्त 1857 में असम में विद्रोह के नेता थे और वहां के अंतिम राजा के पौत्र या पोते कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित किया गया था, किंतु यह विद्रोह सफल नहीं हुआ और दीवान मनीराम दत्त को कलकत्ता में फांसी दे दी गई थी। याद रखिएगा, 1857 में असम में क्रांति के नेता दीवान मनीराम दत्त थे। अगला प्रश्न, और इस जो प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ऑप्शन है ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले या रामगढ़ के लोधी। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्वालियर के सिंधिया ने। दोस्तों, अगर जो देखा जाए तो 1857 के विद्रोह का स्वरूप मुख्य रूप से सामंतवादी था, जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व भी विद्यमान थे। अवध, रुहेलखंड और अन्य उत्तर भारत के सामंतवादी तत्वों ने ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति विद्रोह का नेतृत्व किया।
जबकि पटियाला, जींद, ग्वालियर तथा हैदराबाद रियासतों ने ब्रिटिश साम्राज्य का साथ दिया था। कैनिंग ने इसके विषय में कहा है कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बोरिया बिस्तर समेटकर वापस जाना होगा। तो याद रखिएगा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सबसे अधिक सहायता की थी। तो दोस्तों, ये था आज का ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों का सेट, जिसमें हमने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो है सॉल्व किया इन सेट को। और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।